चलिए साहब, तो करते हैं मेरे मालिक दी एंड किताब का गुरुजी। तो लेके चलते हैं गुरुजी बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर। गुरुजी बहुत छोटे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चनों में से यदि 17 नंबर हमारे मिल रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। 2 नंबर की डेफिनेशन, 10 नंबर की एक थ्योरम, ठीक है जी, अक्सर पेपर पे मिल जाती है गुरुजी। तो आइए मेरे मालिक, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है आपकी, ये 2017 में 2 मार्क्स की आई है, ठीक है जी। ये डेफिनेशन 2015 में 2 मार्क्स की आई है। तो हमने टोटल आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन को भी कवर करा रहे हैं। तो चलिए साहब, फील्ड एक्सटेंशन। तो फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है गुरुजी? लेट एफ इज ए field, then a field K is said to be extension of F if F is a subfield of K। सबफील्ड को हम K से नोट करते हैं, मतलब रिंग के साथ साथ 3 प्रॉपर्टी और बढ़ गई, 9 प्रॉपर्टी के साथ साथ 3 प्रॉपर्टी और बढ़ गई। तो हमारा मेरे मालिक, ठीक है जी, वो हमारा एक फील्ड एक्सटेंशन कहलाता है। तो आइए मेरे मालिक, आंसर नंबर पहला ही है। तो आंसर नंबर पहला। तो आंसर नंबर सेकेंड है ना जी, डिग्री ऑफ ए फील्ड एक्सटेंशन। तो डिग्री कैसे निकलती है? आइए, तो लेट के बी द एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड एफ। द डायमेंशन, अब डायमेंशन समझ गए, जितने सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, पहली बात तो वो एक फाइनाइट होना चाहिए, ऑफ द वेक्टर स्पेस। किसी चीज को डायमेंशन से गुजरने के लिए 2 प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ता है। इस कॉल्ड, एक बेसिस की, और दूसरी बात वो एक फाइनाइट होना चाहिए, कॉल्ड द डिग्री ऑफ के ओवर एफ। वी शैल डिनोट द डिग्री के ओवर एफ बाई। तो फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन।
तो जैसा ऊपर लिखा गया वही बात यहां भी लिखी जाती है कि लेट के बी द एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ। ये तो हर डेफिनेशन में यह लिखा जाता है, लेट के बी द एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड एफ, देन के is said to be a finite extension of f if the degree of k over f इज फाइनाइट। वही बात हमने ऊपर के डिग्री भी तभी निकलती है सवाल के अंदर जब वह सवाल के अंदर डायमेंशन की बात रखे। डायमेंशन जब निकलती है जब सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो और वो एक बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। गुरुजी तो आइए मेरे मालिक, तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थोड़ी सी थ्योरेटिकल रूप में आपके सामने आ रही है गुरुजी। तो मालिक साहब 2013 में 10 नंबर की, 2018 में 10 नंबर की। नोट बाद में करेंगे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए, है ना जी। तो लिखेंगे कैसे वो सुने जी, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। लेट L इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ K। L जो है वो एक फाइनाइट एक्सटेंशन है किसका, K का। एंड K इज द फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F, है ना जी। L एक फाइनाइट एक्सटेंशन है K का, तो इसका मतलब ये कुछ कंडीशन की बात कर रहा है। और K एक फाइनाइट एक्सटेंशन है F का, तो इसका मतलब ये। देन मतलब जैसे कहते हैं ना, एक B का सबसेट है, B एक C का सबसेट है, तो हमारा एक C का सबसेट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये L K की फाइनाइट एक्सटेंशन रख रहा है और K हमारी F की फाइनाइट एक्सटेंशन रख रहा है, तो L K कट गए, तो L हमारा एक फाइनाइट एक्सटेंशन होगा F का। दैट इज टू प्रूव दैट, ऐसा कुछ प्रूव करना है। हमारा L एक K फाइनाइट रख रहा है, तो आइए इसका मीनिंग क्या होगा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। ये जैसा ये लिखवाया गया वैसे ही आपको पहले शुरू में यही लाइन लिखनी है, ठीक है जी। तो मैंने उसके बाद ये लिखना कि लेट ए फाइनाइट एक्सटेंशन है, तो कुछ ना कुछ हमें फाइनाइट एलिमेंट मानने पड़ेंगे। और के हमने एफ का, तो मालिक साहब एम, ये हमने कुछ और मान लिया, ये मान लिया है। तो फाइनाइट एक्सटेंशन है, तो इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा टाइप एम टाइप के एलिमेंट किसके अंदर होंगे, इसके अंदर। और बीटा 1 बीटा 2 बीटा टाइप के एलिमेंट जो होंगे वो इसके अंदर होंगे जी, है ना जी। सपोज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम, है ना जी। फाइनाइट एक्सटेंशन तो डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब बेसिस, इज ए बेसिस ऑफ L ओवर K। बेसिस का मतलब वो सेट हमारा एक लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है जी। ऐसी बीटा 1 बीटा 2 बीटा n is a basis of K over F। तो देन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m belonging to L and
बीटा 1, बीटा 2, बीटा n बिलोंगिंग टू k। तो यदि बेसिस की कंडीशन रख रहे हैं तो बेसिस के अंदर दो चीज होती हैं। पहली बात, वो सेट एक लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरी बात, वो एक सेट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना जी। आओ जी मेरे मालिक, तो सुनो कि सिंस के इज ए सबसेट ऑफ एल, तो पक्की बात है जो एलिमेंट के अंदर है वो एलिमेंट एल के अंदर भी होंगे। देयरफॉर बीटा 1, बीटा 2 डेफिनेशन कहती है बिलोंगिंग टू एल। ठीक है जी। तो ये भी एल के अंदर है और ये भी एल के अंदर है। तो अल्फा 1 एल के अंदर है, बीटा 1 भी एल के अंदर है, तो अल्फा 1 बीटा 1 भी एल के अंदर होगा। अल्फा 2 एल के अंदर है, बीटा 2 एल के अंदर है, तो अल्फा 2 बीटा 2 भी एल के अंदर होगा। अल्फा एम एल के अंदर है, बीटा एम एम के अंदर है। ठीक है जी, सवाल के अंदर तो इनके अंदर भी हमारा यही तो है ना जी। सो द एम एन एलिमेंट्स मतलब अल्फा आई बीटा जे, हमने हर की बात कर दी। वेयर आई 1 2 3 अप टू एम एंड जे इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन आर ऑल इन एम। तो मैं आपको समझाऊं ये क्या कह रहा है, इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ वो समझाता हूं आपको। शॉर्ट फॉर्म में बात कर दी, अल्फा 1 एल में है, बीटा 1 एल में है। ठीक है, तो अल्फा 1 बीटा 1 वो भी हमारा किस में होगा, एल में होगा। अल्फा 2 एल में है, बीटा 2 एल में है, तो अल्फा 2 बीटा 2 भी एल में होगा। ऐसे ही हमने यहां का अल्फा एम एन में एल में और बीटा एन एल में। ठीक है, अल्फा एम बीटा एन बिलोंगिंग टू एल होगा। तो जनरल में लिखने के लिए हमने यहाँ एल एम और एन की जगह आई और जे मान लिए, और आई की वैल्यू को शुरू कर दिया 1 से लेके एम तक, और जे की वैल्यू को शुरू कर दिया 1 से लेके एम तक। तो बात कुछ कुछ क्लियर हुई होगी जी सवाल के अंदर। तो फर्स्ट वी shall prove that the set of these mn elements forms a basis ऑफ एल ओवर एफ। तो बेसिस प्रूव करने के लिए हमारी क्या कंडीशन होगी, दो कंडीशन होंगी। पहली वो एक लीनियर इंडिपेंडेंट, दूसरी बात जो भी सेट की बात कर रहा वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आओ जी मेरे मालिक, तो देन वी शैल प्रूव दैट एल कॉमा है। पहले डायमेंशन भी तो सेम करनी पड़ेगी, फाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए एम कॉमा एन। तो फर्स्ट है ना जी, सो वी शैल प्रूव
that the set alpha I beta j generates L over F. लेट हमने अपनी तरफ से एक एलिमेंट मान लिया इन एलिमेंट। ऊपर हमने सबसे पहले लाइन में लिखा है क्या कि सिंस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m इज ए बेसिस ऑफ एल के, और जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा n है वो हमारे बेसिस है किसके, के एफ के। ठीक है जी। तो जो हमने ये माना है एलिमेंट, जो भी हमने माना है इसके अंदर एल के अंदर, तो वो एलिमेंट हमारा एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि हम ये कह रहे हैं कि ये हमें बेसिस दे रखा है। तो देयरफॉर जो हमने म्यू माना है कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m ओवर द एलिमेंट्स इन के, है ना जी। तो देन वी हैव एल म्यू बराबर समेशन शुरू कर दिया i इक्वल टू 1 से m तक, कोई भी हमने इसके अंदर स्केलर लगा दिए। ठीक है जी, वो हमने कह दिया है ना जी एक्स आई एल्फा आई, जहां पे एक्स आई जो है वो बिलोंग कर रहा है के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली ऐसी हमने एक एलिमेंट माना लेट, है ना जी। अब यहां एक ही मानो या फिर के ही मान लो, यहां पे लेट के आई। तो हमने के आई ऊपर कहा है के अंदर, एंड ये भी कहा है कि बीटा 1 बीटा 2 और बीटा n जो हैं वो हमारे क्या है, इज ए बेसिस ऑफ के एफ। तो पक्की बात है जो के आई जो हमने एलिमेंट माना है, के आई कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा 1 बीटा 2 बीटा n। ठीक है जी। तो कोई चीज घबराने की जरूरत नहीं है ना जी। ओवर द एलिमेंट्स, है ना जी, इन जैसा ऊपर। तो देन वी है कितना, के आई इक्वल टू समेशन, कुछ और मान लो, जे इक्वल टू 1 से n तक बीटा जे। ठीक है जी। यहां हमने कह दिया एफ आई जे, जहां पे एफ आई जे बिलोंगिंग टू। तो ये के आई की वैल्यू उठा के मैंने यहां रख दी, किसमें रख दी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर
फर्स्ट में मैंने की आई की वैल्यू रख दी, कितना जी, म्यू समेशन आई इक्वल टू 1 से m तक, कितना समेशन जे इक्वल टू 1 से m तक एफ आई जे बीटा जे और एल्फा आई। तो ये एलिमेंट ही तो है, इनको कैसा भी लिख दो जी, आई इक्वल टू 1 से m तक समेशन जे इक्वल टू 1 से n तक एफ आई जे, लिख दो एल्फा आई बीटा जे। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो जो म्यू है इससे क्या शो हुआ कि म्यू जो है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, ऑफ एल्फा आई कोमा बीटा जे का ओवर एफ। तो एक बात तो शो हुई कि 10 म्यू इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। लिखोगे अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं चल रही इसमें, ये बहुत थ्योरी चल रही है। ओवर है ये तो लिखना ही पड़ेगा गुरुजी। तो देयरफॉर एक बात तो सेट हुई, द सेट ऑफ एम एन एलिमेंट्स एल्फा आई बीटा जे जनरेट्स द वेक्टर स्पेस Vf। जनरेट्स का मतलब वही कि लीनियर कॉम्बिनेशन वाली कंडीशन तो प्रूव हो गई, बस अब हमें जो प्रूव करना वो क्या प्रूव करना कि वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फाइनली टू प्रूव दैट द सेट एल्फा आई बीटा जे इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट जब होते हैं जब उनके साथ सारे स्केलर की वैल्यू 0 दिखा दे। ठीक है जी। अब एल्फा आई बीटा आई की बात चल रही है तो हम कहते हैं चाहे एक्स ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा टू बराबर 0 होता है, यदि ए वन ए टू ए थ्री ए एन की वैल्यू सबकी वैल्यू 0 लिखे, चाहे लीनियर इंडिपेंडेंट हो चाहे लीनियर डिपेंडेंट हो, ए वन बी वन ए वन एल्फा वन ए टू ये तो सब में 0 होते ही होते हैं। तो मालिक साहब समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक समेशन जे इक्वल टू 1 से n तक एफ आई जे एल्फा आई बीटा जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल एल्फा आई जे बिलोंगिंग टू एफ। ठीक है जी। तो मालिक साहब हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक समेशन जे इक्वल टू 1 से n तक एफ आई जे बीटा जे इंटू एल्फा आई इक्वल टू 0। तो पीछे ऊपर हमने कहा है कि एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा m है ना जी, इज ए बेसिस ऑफ एल के। यदि मेरे मालिक जो बेसिस रख रहे हैं तो जो उनके साथ स्केलर लगे हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, वो चीज 0 होगी सवाल के अंदर। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समेशन जे इक्वल टू 1 से n तक एफ आई जे बीटा जे इक्वल टू 0। ऐसी ऑल्सो हमने क्या कहा है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n इज ए बेसिस ऑफ है ना जी के एफ। तो बेसिस रखे हैं तो पक्की बात
जो उनके साथ स्केलर लगाए हैं उन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फॉर ऑल i इक्वल टू 1 टू अप टू m के लिए और j इक्वल टू 1 टू अप टू n के लिए। यदि जो स्केलर हमने यूज करे उन सब की वैल्यू 0 हो जाए तो पक्की बात है जो सेट है हमारा, द सेट एल्फा आई बीटा जे, ये जब ही समझ में आएगी गुरुजी जब आप इस चीज को एक बार फिर उतारोगे ओवर एफ। तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी प्रूव कर दिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब हमारी एक बात तो प्रूव हो गई। क्या हो गई प्रूव? ठीक है जी, कि ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस थ्योरम का आगे थ्योरम में भी यूज हो रहा है। लीजिए साहब, एक बड़ी सी थ्योरम हमारे सामने से खत्म हो गई गुरुजी। अब हमारी अगली बात क्या आ रही है गुरुजी? कल और मेरे मालिक आपकी क्लास चलेगी, कल हम अपनी ये गंगा नहा लेंगे गुरुजी। जरा थोड़ा सा कुछ काम में ऐसा बिजी चल रहा है मेरा, कुछ शेड्यूल गुरुजी, ठीक है, जिसकी वजह से मैं अभी आपको नहीं बता पा रहा गुरुजी। रोजाना मुझे कहीं ना कहीं चक्कर लग रहे हैं, जिस वजह से क्लास, माओ जी क्लास के लिए माफी चाह रहा हूँ, क्योंकि साहब कुछ ना कुछ ऐसा बिजी शाम चल रहा है जो जरूरी काम भी है, जो मेरे मालिक ये अटका हुआ। क्या करूं गुरुजी, वो काम दिन में ही सॉल्व हो सकता है। रात को बैच ऑफ करके मैंने कि यार पहले आपका खत्म करते हैं गुरुजी। तो कल और सुबह 10 बजे निकल जाता हूँ गुरुजी, 1 बजे करीब ये हमारी कुछ बात आती है गुरुजी, घर में घुसता हूँ गुरुजी। तो कुछ काम ऐसा इमरजेंसी पड़ रही है गुरुजी। ठीक है जी, काम हो जाए तब आपको तो आंसर नंबर फोर्थ है एलजेब्रिक एलिमेंट। इसमें से एक डेफिनेशन तो दुनिया इधर की उधर हो जाए आनी है। लेट ए बी द एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड है। इन डेफिनेशन में एक लाइन तो हमेशा लिखनी है, जो मैंने आपको यहां लिखवा रहा हूं। एन एलिमेंट A belonging to K is said to be algebraic over K over F if there is a non-zero polynomial Px belonging to Fx for which Pa equal to 0। ठीक है जी। तो आइए मेरे मालिक एक छोटी सी और ट्रांसेंडेंशियल पढ़े भी होंगे। ट्रांसेंडेंशियल क्वेश्चन होती हैं, लेकिन जिनमें लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, अलजेब्रिक की क्वेश्चन आपने पढ़ी हैं, लेकिन यहां उससे कोई लेना नहीं। लेट के बी एन एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ
an element A belonging to K is said to be transcendental over F if it is not algebraic over F. ठीक है जी। तो आइए मेरे मालिक, तो ये छोटी छोटी सी दो डेफिनेशन आ गई गुरु जी। क्वेश्चन कितने हैं? 9 हैं। तो 5 आज कराए दे रहे हैं, ठीक है। 4 थ्योरम कर ले जाएंगी गुरु जी। लेट A belonging to K be an algebraic over F and let Px be a minimal polynomial over F, then Px is irreducible। तो मालिक साहब, ये भी थ्योरम आ चुकी है गुरु जी। ये हमारी थ्योरम आई है 2016 में, 5 मार्क्स की। तो आइए मेरे मालिक, तो आंसर नंबर 5। तो लेट, जैसा थ्योरम में कहा गया है, A belonging to K be an algebraic over F and let Px be a minimal polynomial for A over F, है ना जी। If Px is a polynomial in Fx of smallest positive degree, smallest positive degree such that P equal to 0। तो Px को हमने इरिड्यूसिबल प्रूव करना है। रिड्यूसिबल मतलब जिसके फैक्टर हो सके, ठीक है। हमने उल्टा मान लिया, लेट Px इज नॉट इरिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल नहीं है तो इसका मतलब वो एक रिड्यूसिबल है ओवर F। है ना जी। ये नॉट रिड्यूसिबल मतलब, तो मतलब इसका मीनिंग यही हुआ, देन Px कैन
be resolved into non-trivial factors। ठीक है जी, कि px हमारा फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। तो दैट इज लेट px को हमने लिख दिया fx इंटू वेयर fx एंड gx आर पॉलिनोमियल, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल हैं ऑफ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इन fx, दोनों की पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है जी। एंड each of them is of degree, इन सबकी डिग्री लेस देन px है। ऊपर हमने कहा कि px क्या है, fx और gx है। तो मालिक साहब pa कितना होगा, fa इंटू gx। क्योंकि a सेटिस्फाइज, मतलब यदि कोई इक्वेशन किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो उस इक्वेशन का मूल कहलाती है, और मूल कहलाती है तो 100% वो वैल्यू रखने के बाद उस वैल्यू को जीरो बनाती है। हमने कह रहे हैं कि ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा px को, तो 100% की जो pa की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। यदि pa की वैल्यू जीरो होगी तो या तो fa जीरो होगा, आइदर fa बराबर जीरो या ga बराबर जीरो होगा। तो पक्की बात है a जो है या तो सेटिस्फाई करेगा किसको, fx को, या a जो है वो सेटिस्फाइज करेगा किसको, gx को। अभी ऊपर यही तो बात बताई। ऊपर हमने ये कहा है कि जो px है वो एक हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल है ओवर f। तो मिनिमल पॉलिनोमियल में कंडीशन होती है कि हमेशा वो कभी भी इस तरीके से वैल्यू को जीरो नहीं आनी चाहिए सवाल के अंदर। यदि ऐसा कुछ आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो है 10 वी गेट ए कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो हेंस px must be irreducible over f। तो और आगे देखेंगे गुरु जी थ्योरम कैसी कैसी बच रही हैं गुरु जी। थ्योरम नंबर 7 थोड़ी बड़ी है, थ्योरम नंबर 6 बड़ी है, थ्योरम नंबर 7 छोटी सी है।
ठीक है, क्या क्या है, डिफाइंड फाइनाइट फील्ड, ये तो मेरे मालिक ये दो ही थ्योरम है, डिफाइंड फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन, गिने एग्जाम्पल, ये भी दोबारा ही एक ही क्वेश्चन आ गया है ना जी। अच्छा, फाइनाइट फील्ड की बात कर रहा है, एक्सटेंशन की, और एक ये पूछी गई है, तो गुरु जी छोटी छोटी सी दो थ्योरम आ